लास्ट टाइम हम लोगों ने बलवन के किंगशिप थ्योरी पर डिस्कस किया था, उसका पहला लेक्चर था और आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट हम लोगों ने आपसे पहले ही बताया था कि अचीवमेंट ऑफ बलवन एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जब प्रश्न आएगा तो हम लोग उसकी किंगशिप थ्योरी भी लिखेंगे, उसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी लिखेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लिखेंगे और उसके नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी भी लिखेंगे। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी और मंगोल पॉलिसी भी लिखेंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने जो बलवन का राजत्व सिद्धांत यानी थियरी ऑफ किंगशिप जो डिस्कस किया था, उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अगले चरण में। हम लोगों ने देखा कि जो ग्रुप ऑफ 40 स्लैब्स था जिसे इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, बट इल्तुतमिश की डेथ के बाद से ये दल बहुत ही प्रभावशाली हो गया था और जो सुल्तान वर्ग जो भी शासन कर रहे थे वो एक प्रकार से उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। एंड बलवन was already member of the group of 40 slab, and he had already worked as a Naib-e Mamlakat in Nasiruddin Mahmud. Then after death of Nasiruddin Mahmud, he assumed the title of Sultan and tried to enhance the power and prestige of crown, है ना। तो इस दिशा में जब वह सुल्तान बनता है तो वह देख रहा है, एक राजत्व सिद्धांत देता है। इसके बाद से उसको ये पता है कि तुर्कानी चिहलगानी जो 40 गुलामों का दल है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। इनका अंत किए बिना, इनको समाप्त किए बिना एक सुल्तान के लिए शासन करना संभव नहीं है। इस दृष्टि से उसने बहुत ही कठोर अनुशासन जो है किया और जो भी राज्य के महत्वपूर्ण पद पर तुर्कानी चिहलगानी के मेंबरान नियुक्त थे उनको हटा दिया गया, उनको कठोर दंड दे दिया गया, उनकी जागीरें जब्त कर ली गई, उनको कठोर सजा दे दी गई। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बदायूं के बकबक जो है, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बदायूं एंड जो है आपका अवध का इक़्तिदार जो थे, उन्होंने हैबत खा, है ना, हैबत खा वाज द इक़्तिदार ऑफ अवध, प्रेजेंटली हु नो अयोध्या, है ना। तो इन दोनों ने अपने नौकर की हत्या कर दी थी, इसलिए इनको जो है 20,000 टंके की जुर्माना इनके ऊपर ठोक दिया था बलवन ने। इसी तरह से जो एक बंगाल का जो इक़्तिदार था अमीन खां, जिसने कि तुगरिल खां का मुकाबला किया लेकिन वह पराजित हो गया और वह अपनी सेना के साथ दिल्ली लौट आया। जब ये पता चला कि बलवन को कि अमीन खां ने बंगाल के तुगरिल खां से पराजित होकर भागकर चला आया अपनी सेना के साथ, तो वह उसको सीधे जो है फांसी के तख्ते पर लटका दिया, है ना। अमीन खां द गवर्नर ऑफ अमीन खां द गवर्नर ऑफ अवध, है ना, was defeated by तुगरिल खां and reached the capital after facing many difficulties, है ना। But Balwan did not behave kindly with him. He awarded him death punishment. तो ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि वह किसी भी अमीर गुलाम जो भी तुर्क थे उनको उनके ऊपर कोई भी दया करने की स्थिति में नहीं था। उसने इसी तरह से 40 गुलामों के जो दल थे, उनके जो उनके जो सदस्यगण थे जो विभिन्न पदों पर तैनात थे, उनको विभिन्न प्रकार से उसने दंडित किया, उनको पनिशमेंट किया, उनको डेथ पनिशमेंट दिया और उनकी जागीरें जब्त कर ली, उनके वेतन रोक दिए। तो इसका ये परिणाम हुआ कि 40 जो गुट था, जो तुर्कानी चिहलगानी था, जिसको हम लोग 40 गुलामों का दल के नाम से जानते हैं,
ग्रुप ऑफ 40 स्लैब्स, इसको जो है डिस्टिंक्शन कर दिया उसने, है ना। आप जो है तुर्कानी चिहलगानी, तो ये इसका ये परिणाम हुआ कि उसने अपनी शासन सत्ता को तो सुदृढ़ करने में सफलता पाई, बट जैसा कि मोहम्मद हबीब एंड के निजामी इस बात को लिखते हैं कि बलबन ने अपने वंश की निजी स्वार्थ, है ना, निजी हित की रक्षा के लिए तुर्कानी चिहलगानी के सदस्यों का अंत कर दिया, जिसमें बहुत से योग्य तुर्क भी थे, लेकिन अपने वंश की निजी स्वार्थ के लिए उसने ऐसा करके तुर्की शासन सत्ता को कमजोर कर दिया, और यह एक प्रकार का आमंत्रण, इनविटेशन दिया खलजी डायनेस्टी को, जिसने कि बहुत ही आसानी से तुर्की सत्ता को समाप्त करके खलजी डायनेस्टी की स्थापना करी और खलजी शासकों ने शासन करना प्रारंभ किया। तो एक प्रकार से बलबन की कह सकते हैं कि अगर वह जो है भारतवर्ष में तुर्की सत्ता के पतन के लिए वह उत्तरदायी था, तो बलबन वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ तुर्की डायनेस्टी इन इंडिया। तो इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस तरह से उसने अपने शासन को इस्टेब्लिश करने के लिए कह सकते हैं कि क्राउन और जो पावर थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उसने एक तो तरीका लिया कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को अडॉप्ट किया, दूसरा उसने जो है तुर्कानी चिहलगानी यानी 40 गुलामों के दल का अंत कर दिया, और अपने विश्वसनीय लोगों की, जिसमें श्रेष्ठ कह सकते हैं उच्च रक्त कुल, जो बार बार आपको हमने बताया था कि बार बार वह इस बात का जिक्र करता है कि माई वेन्स बिगिन एजिटेटेड, हु जो है सादा लो बॉर्न पीपल, है ना, कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की जो है वेन्स जो है नाड़ी क्रोध से प्रज्वलित हो उठती है, जल उठती है। तो इस कारण से उसने श्रेष्ठ रक्त, उच्च रक्त के लोगों को, जो उच्च वंश से संबंधित थे, उनको प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, तुर्कानी चिहलगानी के सदस्यों का दमन कर दिया। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो या फिर साम्राज्य का को एक्सपैंड करना हो, है ना। तो आर्मी वाज द आर्मी जो है एक बेस होती है ना। तो इसलिए बलबन ने देखा कि इल्तुतमिश के समय में जो केंद्रीय सेना का गठन किया गया था, हस्बे कल्बी या कल्बे सुल्तानी या हस्बे अतरफ जो प्रांतीय सेना होती थी, इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद से उस सेना में जो है योग्य सैनिकों का, सेनापतियों का एक तरीके से अभाव हो गया था, सेना कमजोर हो गई थी। बलबन इस चीज को शिद्दत से महसूस करता था, तो ही ट्राइड टू जो है इनहेंस द पावर ऑफ आर्मी, है ना। इसलिए उसने जो है आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया, रीऑर्गेनाइज्ड किया, और उसने ही इंक्रीज द आर्मी इन हिज इंक्रीज द जो है ही इंक्रीज्ड आर्मी इन हिज जो है सोल्जर, ही इंक्रीज सोल्जर्स इन हिज आर्मी। उसने अपने सेना में जो है सैनिकों की संख्या में वृद्धि की और योग्य सैनिकों की नियुक्ति की। एक तरीके से कह सकते हैं कल्बे सुल्तानी जो था केंद्रीय सेना को उसने मजबूत किया, और एक जो ऑनेस्ट जो सिपाही थे, सेनापति थी, कमांडर थे, उनको नियुक्त किया। इसी तरह से हमने देखता है कि अपनी सेना को वो जो है बहुत ज्यादा फुर्तीला बनाए रखना चाहता था, बहुत ज्यादा जो है डिसिप्लिन में रखना चाहता था। इसलिए वह बार बार बर्नी जैसा लिखता है कि अपनी सेना को जो है ट्राई करता था कि कैसे जो है उन पर जो है बराबर अभ्यास को रखा जाए, कि युद्ध के लिए उनको तैयार रखा जाए। और बर्नी लिखता है इसी क्रम में कि प्रत्येक जो है शरद ऋतु यानी जो जाड़े का समय होता है, जो कोल्ड सीजन होता है, उसमें वह प्रातः काल एट मॉर्निंग जो है रेवाड़ी एक प्लेस था, उसकी तरफ शिकार खेलने के लिए के बहाने अपनी सेना को ले जाता था, और फिर जो है शाम को जो है उस सेना में पैदल आर्मी भी होती थी और जो आपकी घुड़सवार सेना भी होती थी, ले जाता था, और फिर
शाम को वह वापस आता था। यह एक संकेत था, यह एक प्रयास था कि सेना को जो है डिसिप्लिन में रखा जाए, उनको जो है उनकी जो फिटनेस है उनको मेंटेन करके रखा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभियान जो है, इनोवेशन जो है, हमेशा जो है गुप्त रखे जाते थे, यानी इसका पता किसी को नहीं चलता था। यही नहीं, बलवन ने इमादुल मुल्क वाज द कमांडर ऑफ इल्तुतमिश, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, है ना। बलवन आल्सो अपॉइंटेड टू इमादुल मुल्क एज हिज एज ए अमीर आर्ज ममालिक इन हिज आर्मी, है ना। सेना का जो प्रमुख पद आर्ज ममालिक था, प्रधान था, वह इमादुल मुल्क को बलवन ने भी नियुक्त किया। इमादुल मुल्क जो इल्तुतमिश के समय में उसका वजीर था। तो इस तरह से, यही नहीं, जो जो इकोनॉमिक जो कंट्रोल था वजीर के ऊपर, उस कंट्रोल को भी उसने वजीर से जो आर्मी के ऊपर, जो आर्मी की जो आर्मी और जो आर्थिक नियंत्रण जो था वजीर का, जो आर्थिक नियंत्रण, जो इकोनॉमिक कंट्रोल था सेना के ऊपर वजीर का, वह भी बलवन ने वजीर से अलग कर दिया। यानी एक तरीके से सेना को उसने जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी, उनको जो है फिटनेस उनकी बरकरार रखने की कोशिश करी। जो योग्य जो उम्मीदवार थे उनको जो है सेना में भर्ती किया, जो कमांडर्स थे उनको सेना में भर्ती किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था, क्योंकि वह जानता था कि आर्मी जो होती है वह किसी भी सुल्तान की सफलता और साम्राज्य की सफलता के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को प्रारंभ किया था, और ही जो है कंट्रीब्यूटेड 2000 जो इक्तादार, ही अपॉइंटेड 2000 इक्तादार इन दोआब, है ना। उसने दोआब में 2000 इक्तदारों की नियुक्ति करी थी। जब बलवन को पता चला तो उसने इक्तदारों की जो है सूची मंगाई, और ये देखा कि ये 2000 जो इक्तदार हैं वो या तो मर चुके हैं, या फिर जो हैं जीवित हैं वो काफी ओल्ड एज के हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, जिनकी का बहुत से दुर्बल हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशंस में उसने उनकी जांच कराने के बाद से जो ओल्ड एज के इक्तादार थे, जो दुर्बल थे, उनको 20 से 30 टन के पेंशन दे करके उनको सेना से इक्ता से निवृत्त कर दिया। उसकी जगह योग्य और फुर्तीले यंग जो इक्तादार थे उनको इक्ता वहां की प्रदान की। हालांकि बाद में दिल्ली के कोतवाल जो फखरुद्दीन थे, उनके कहने पर उसने पेंशन के बारे में जो डिसीजन था उसको उसने वापस ले लिया था। तो इस तरह से बलवन ने सेना को संगठित करने का प्रयास किया, इक्ता को फिर से पुनर्गठित करने का प्रयास किया, और उसका सिर्फ ये प्रयास था कि जो भी कार्य किए जाए उसमें योग्य लोग हों, उच्च कुल के लोग हों, और जो प्रशासन को सुदृढ़ कर सके, जो बलवन के शासन को चलाने में सहयोग कर सके। इसके बाद से बलवन हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करता है, प्रशासन में भी सुधार करता है। जैसे हमने आपसे पहले ही बताया था कि बलवन जो है प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर दो तुर्कानी चहलगानी के सदस्यों को हटा करके जो श्रेष्ठ उच्च कुल के जो लोग थे, तुर्की नस्ल के लोग थे, उनको वह नियुक्त कर रहा था। इस क्रम में उसने जो भी नियुक्तियां करी उसमें जो गवर्नर्स थे जो थे उनको एवरी ईयर्स जो है अपना आपको रिपोर्ट जो होती थी साम्राज्य की अपने प्रांत की, स्टेट की, वह उनको भेजनी पड़ती थी, और ये बताना पड़ता था कि जो है उन्होंने अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए या विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। यही नहीं, बलवन ने, हम लोग देखते हैं कि वजीर वजीर जो काफी महत्वपूर्ण पद होता था, जिसके पास आर्थिक प्रभार होता था, इकोनॉमिक क्षेत्र का वह नियंत्रण करता होता था,
उसने जो 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 सेना का जो अभी हमने जिक्र किया कि जो आर्थिक प्रभाग था वह भी उसके नियंत्रण में था। तो यही वजीर से उसके आर्थिक अधिकार उसने वापस कर लिए एक प्रकार से, और सेना पर एक प्रकार से जो असैनिक और आर्थिक जो अधिकार था वह उससे वापस के लिया, और वजीर की जो शक्ति थी, जो पावर था, उसको उसने कम करने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं, साम्राज्य में क्या हो रहा है, किस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है, शासन अच्छे से संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए बलबन ने गुप्तचर जो है विभाग का संगठन किया, स्पाइस जो है डिपार्टमेंट कह सकते हैं, और इसके लिए ही अपॉइंटेड बरीद वाज द जो स्पाइस ऑफिसर, और उसकी जो है जांच कराई उसने, उसकी पूरी जो है हेरिडिटी की जांच कराई, वंशावली की जांच कराई, उसके कैरेक्टर की जांच कराई, वह ऑनेस्ट था कि नहीं था। ये सारी जांच करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उसने वरीद के पद पर किसी तुर्क की करी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि बरीद का यह प्रभाव होता था कि वो अपने साम्राज्य में जहां उसकी नियुक्ति करी गई है, जिस क्षेत्र में नियुक्ति की गई है, वहां की प्रत्येक दिन की सूचना जो है बलबन को वह डायरेक्ट दे, बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेट किए हुए। और अगर वह ऐसा नहीं करता था, उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाती है। बदायूं के जो है वरीद मलिक बकबक का जो है डेथ पनिशमेंट इसका एक प्रकार का एग्जाम्पल है। यही नहीं, बलबन की दृष्टि में हम लोगों ने जब किंगसी पढ़ी थी तो ये देखा था कि उसने कहा था कि डिक्टेटर या ऑटोक्रेटिक जो है सॉवरेनिटी के साथ साथ वह जस्टिस में भी काफी बिलीव करता था। विदाउट एनी जो है डिस्क्रिमिनेट जो है, अगर शासक न्याय करता है तो वह जो है खुदा की नजर में जो है वह काफी जो है अच्छा शासक माना जाता है। और बर्नी इस बात का बार बार जिक्र करता है कि जो है 1000 बार नमाज पढ़ करके, बलबन कहा करता था कि 1000 बार नमाज पढ़ करके, रोजा रख करके, उपवास करके, व्रत रख के या धार्मिक कार्य करके भी खुदा की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर जाति के बिना जात पात के, यानी बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना कास्टिज्म के अगर जो है न्याय किया जाए तो खुदा की जो है कृपा दृष्टि उसके ऊपर प्राप्त हो सकती है। इसलिए बलबन न्याय को अपनी शासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानता था। यही नहीं, बलबन अपने साम्राज्य की प्रजा के कल्याण में भी विश्वास करता था। ही बिलीव्ड इन पब्लिक वेलफेयर इन हिज स्टेट। अपने राज्य में पब्लिक के कल्याण में वह विश्वास करता था, इसीलिए कहता था कि जो है प्रजा का कल्याण, प्रजा सुखे सुखम प्रजा हिते हितम, जो एंशिएंट पीरियड में कहा गया था, प्रजा के सुख में ही राज्य का कल्याण निहित है। यह बात बलबन भी कहता है कि प्रजा के सुख में ही राज्य का कल्याण निहित है, इसलिए प्रजा को दुखी नहीं करनी चाहिए, प्रजा को बिना किसी भेदभाव के उसका कल्याण, उसके साथ न्याय करना चाहिए। और यही कारण था कि जो एनुअल इनकम हुआ करती थी, जो वार्षिक आय होती थी, उसका आधा 50% ही राज्य के विकास और कल्याण पर खर्च किया जाता था। 50% जो होता था वह जो है संकटकालीन जो परिस्थितियां होती थी, जिसमें कभी प्राकृतिक आपदा हो गई या कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो उस दृष्टि में, उस परिस्थिति में हमारे राज्य की जनता को कोई असुविधा न हो, उसको रख दिया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। और जब जनता की आवश्यकता होती थी तो उससे अनाज खरीदा जाता था, अनाज बांटा जाता था, यानी कि जो ग्रेन्स होती थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यानी किसानों और व्यापारियों की समृद्धि का भी वह बहुत ख्याल रखता था। तो इस तरह से उसने, हम लोग ये देखते हैं कि उसने अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए, चाहे वह सेना में हो, चाहे न्याय में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे आपका तुर्कानी चहलगानी का अंत करना हो, गुप्तचर व्यवस्था का गठन हो, चाहे प्रजा के कल्याण के लिए वार्षिक आय में आधा संपत्ति को रिजर्व रखना हो, वरीद की नियुक्ति करना हो,
रिपोर्टिंग करना हो, ये सारी चीजें जो थी बलवन के द्वारा किए जाने से बलवन के साम्राज्य में एक प्रकार से जो है जनता सुखी, जहां एक तरफ बलवन निरंकुश शासन के लिए विख्यात था, वही दूसरी तरफ अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी वह विख्यात था और उसके हित में भी वह काम कर रहा था। अब उसने साम्राज्य में कैसे शांति स्थापित की, जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो जो रिवोल्ट हो रहे थे, रेस्टोरेशन ऑफ पीस जिसको कह सकते हैं, शांति की पुनर्स्थापना जिसको कह सकते हैं, उसको जो है बलवन ने स्थापित करने की कोशिश की और इसके लिए कठोर से कठोर उसने दंड, डेथ पनिशमेंट तक दिया, जिससे कि इसी कारण से उसकी पॉलिसी को यहाँ पर इतिहासकारों ने रक्त और लौह की नीति के नाम से भी संबोधित किया है ना, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये हमने आपसे बताया था कि कभी कभी यह क्वेश्चन आ जाता है, बलवन की रक्त और लौह की नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ये आपका आंतरिक विद्रोह का जो दमन है, जो आपका अंत है, और जो शांति की स्थापना के लिए जो प्रयास किया है बलवन ने, यह टॉपिक आपके इसी पार्ट के अंतर्गत आएगा, है ना। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो हमने आपको बताया था कि बलवन की रक्त और लौह की नीति की व्याख्या करिए, तो यह रक्त और लौह पर आशय यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार के विद्रोह को या विश्वासघात को बलवन बहुत हल्के में नहीं लेता था, उसके लिए वह कठोर से कठोर दंड, डेथ तक की पनिशमेंट देता था। इस कारण से इसको हम लोग रक्त की नीति, लौह की नीति, और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें वह आयरन की तरह अडिग रहता था, निर्णय से पीछे नहीं हटता था, इसलिए इसको रक्त और लौह की संज्ञा कुछ इतिहासकारों ने प्रदान करी है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से बलवन के पूरे साम्राज्य में 4 जो है समस्याग्रस्त जो है क्षेत्र थे। ये क्षेत्र थे दिल्ली का जो नियरेस्ट इलाका था, जहां पर मेवाती एक समुदाय था, जो मेवाती कम्युनिटी थी, जो वहां पर लगातार रिवोल्ट कर रही थी, लोगों की हत्याएं कर रही थी, लूटपाट कर रही थी, हैं। एक तरीके से ये लोगों का जीना वहां पर उस एरिया में, लोगों का, जनता का जीना दुर्लभ इन्होंने कर दिया था। दूसरा एरिया जो था वह गंगा जमुना दोआब का बेल्ट था, जो यह एरिया जो है बहुत ही उपजाऊ फर्टिलाइज्ड एरिया था, जहाँ पर किसान जो है अच्छी खेती करने के लिए जाने जाते थे। यहाँ पर भी जो है विरोधी तत्व विरोध करते थे, लूट करते थे। तीसरा जो एरिया था, एक जो ट्रेड वे था, व्यापारिक मार्ग था, जो मूलतः अवध से जाता था, वह भी पूरी तरह से इनसिक्योर था, असुरक्षित था, वहाँ पर भी आपका आना जाना संभव नहीं हो सकता था। चौथा इलाका जो था वह कटेहर का था, रुहेलखंड जिसको बोलते हैं, प्रेजेंटली वी नो एज ए रुहेलखंड, है ना। वहाँ के जो विद्रोही थे, तत्व थे, वह जो है काफी उत्पात मचाए हुए थे। अब इन विद्रोहियों को, इन उत्पातियों को, इन प्लंडर्स को बलवन ने कौन कौन से तरीके निकाले जिसके कारण यहाँ पर उसने रिस्टोरेशन ऑफ पीस स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे जो है कि मेवात के बारे में। जैसा अभी हमने बताया कि दिल्ली का जो निकटवर्ती एरिया था, जहाँ पर मेवाती कम्युनिटी काफी उत्पात मचा करके रखा हुआ था, इन्होंने, बर्नी जैसा कि लिखता है कि बलवन ने मेवातियों का दमन करने के लिए दिल्ली के आसपास के इलाकों में पूरे 1 वर्ष तक समय व्यतीत किया। उनका दमन करने के लिए उस एरिया के जो फॉरेस्ट, जो भी जंगल थे, उनको जो है डिस्ट्रॉय कराने के लिए, उनको समाप्त अंत करने के लिए और जंगल को साफ करवाने में पूरे 1 वर्ष तक उसने समय व्यतीत किया था। कारण ये था कि इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे, उनकी कमजोरी का लाभ उठा करके इन मेवातियों ने इस एरिया में आतंक मचा रखा था। वे नगर की दीवार तोड़ करके रात को घुस जाते थे, यहाँ तक कि दोपहर की नमाज के बाद
जो है मस्जिदों को, मॉस्क्स को बंद करना पड़ता था ताकि वे कहीं घुस न जाए और मस्जिदों में भी न उत्पात करने लगे, लोगों की हत्याएं न करने लगे। बलवन आगे लिखता है कि दोपहर की नमाज के पहले भी मेवाती आतंक मचाते थे, आकर के जो है स्त्रियों लोगों के कपड़े उतार लेते थे, उनको जो है नेकेट कर लेते थे। पानी भरने वाले जो भी कुम्हार होते थे उनके साथ बहुत बदतमीजी करते थे। ये एक प्रकार का, ये एक बहुत ही आतंक था मेवातियों का, जहां डर से लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। रात के समय भी मेवाती उनके घरों में कूद करके, जम करके उनकी हत्या कर दिया करते थे। ऐसी स्थिति में बलवन मेवातियों के आतंक को दूर करने के लिए उनकी निर्ममता पूर्वक, जो है बर्बरता पूर्वक कह सकते हैं, की हत्या करवा दी। उनकी स्त्रियों को दासी बना लिया, बेच दिया गया। और जहां भी जो एरिया हमने बताया कि जो जंगल थे उनको साफ करा करके वहां पर पुलिस चौकी या फिर जो है कह सकते हैं कि जो सेना के जो शिविर थे, जो कैंप थे, उनको डाल दिया, जिसके कारण जो आतंक था मेवातियों का वह शांत हो गया। इस प्रकार से बर्नी जैसा कि लिखता है कि सुल्तान ने अपनी तलवार के स्वॉर्ड की बल से अल्लाह के अनेक व्यक्तियों को मेवातियों द्वारा लूटे जाने, सताए जाने से बचा लिया, जिसका ये परिणाम हुआ कि आज तक मेवातियों का आतंक उस एरिया में नहीं हो पाया। ये बर्नी का स्टेटमेंट है। बर्नी वाज द हिस्टोरियन ऑफ द बलवन जो है इरा। बलवन के समय का बर्नी बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार था, जिसने तारीख़ फिरोजशाही लिखी। और इसके बाद जो दूसरी समस्या थी जिसके बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि वह गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र था, जो काफ़ी उपजाऊ था, फर्टिलाइज था। और वहाँ पर जो है वहाँ पर भी लोगों ने विद्रोह, आतंक मचा रखा था। बलवन ने वहाँ पर भी विद्रोहियों का दमन करके जो अराजकता फैलाने वाले जो लोग थे उनका अंत कर दिया। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ की एकता उन इक़्तादारों को प्रदान की जो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हो थे। बलवन ने यह भी आर्डर दिया कि जिन गांवों के लोग आज्ञाकारी नहीं हैं, यानी कि जिस गंगा जमुना दोआब का जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो विलेज है, वहाँ के लोग अगर कहना नहीं मानते, आज्ञाकारी नहीं हैं, तो उन गांव को नष्ट कर दिया जाए, उनको जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जिसका ये परिणाम हुआ कि बलवन ने दोआब की जो जनता थी उनको बलवन की अधीनता को, जो है सब्जेक्शन को, उनके डेडिकेशन को संभालने के लिए, जो है स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। तो इस तरह से बलवन ने दिल्ली के निकटवर्ती एरिया में, फिर गंगा जमुना दोआब में अपनी शासन सत्ता को सुदृढ़ किया, शांति स्थापित की और लोगों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया, विद्रोहियों को विद्रोह न करने के लिए बाध्य किया। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अवध का जो व्यापारिक मार्ग था, जो ट्रेड वे था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था सभी जो है क्षेत्र जो है व्यापार इसी मार्ग से होता था। और इस मार्ग पर यात्रा करना अत्यंत ही कठिन होता था, व्यापारियों के सामान लूट लिए जाते थे। जिसका ये परिणाम हुआ कि जो मुख्य केंद्र थे, जो डाकुओं के कह सकते हैं कि इस एरिया में जो काम्पिल था, जो पटियाली था, जो भोजपुर था, जो अवध के व्यापार के महत्वपूर्ण जो केंद्र हुआ करते थे, उनको बलवन ने टारगेट किया और वहाँ पर जो है कैंप शिविरों का कंस्ट्रक्शन कराया, मस्जिदों का कंस्ट्रक्शन कराया, पुलिस चौकी स्थापित कराई, सेना के कैंप लगवाए, विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। और यही नहीं, उसने इस अभियान में जो जलाली का जो फोर्ट था, जो दुर्ग था, उसका भी कंस्ट्रक्शन कराया। तो ये जो एरिया थे, जो लूटपाट के करने वालों के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, जहां पर ये रहते थे, अपने आप को सुरक्षित फोर्ट में करते थे, और व्यापारी जो आवागमन के रास्ते से गुजरते थे
सामान लेकर के उनकी लूटपाट किया करते थे। इनके आतंक के कारण व्यापारिक मार्ग पर चलना सुगम नहीं रह गया था, जिसका ये परिणाम हुआ कि बलवन ने इन क्षेत्रों के जो मुख्य केंद्र थे उनको उसने नष्ट करा दिया। वहां पर मस्जिदों का निर्माण कराया, सैनिक कैंप लगवा दिए, पुलिस चौकी स्थापित कराई, जिसके कारण से यह क्षेत्र भी आपका काफी जो है शांति व्यवस्था में स्थापित हो गया। इसके बाद जो चौथा एरिया जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कटेहर का था, नाउ वी नो आज रुहेलखंड, जहां बदायूं, जहाँ जो बदायूं और के बदायूं का एरिया बांदा, ये काफी आज भी बड़ा फेमस एरिया है जहां पर काफी आतंक रहता है। वहां पर भी ये था कि जो विद्रोही तत्व थे वो बदायूं और जो अमरोहा में लूटपाट करते थे, किसानों के जो है गांव लूटते थे, और इक्तादारों, उससे भी बड़ी बात थी कि इक्तादारों के आदेश का पालन नहीं करते थे। तो इसका परिणाम हुआ कि बलवन ने इन क्षेत्र के विद्रोहियों की हत्या करा दी, और जो है इतनी बर्बरता पूर्वक जो है उसने हत्या कराई कि इतनी बर्बरता पूर्वक उसने हत्या कराई कि जो है आपका कि बर्नी लिखता है कि कटिहार में आतंक फैलाने वालों का रक्त जो है भूमि पर बहने लगा। चारों तरफ जो है लाशों के ढेर लग गए, डेड बॉडी के ढेर लग गए, और दुर्गंध आने लगी सड़ने की दुर्गंध आने लगी। और यह स्थिति तब तक रही कि जलालुद्दीन खिलजी के समय तक कोई भी इस एरिया का विद्रोही सिर उठा करके नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि बलवन ने इतनी निर्ममता पूर्वक जो है आतंकियों का, विद्रोहियों का दमन किया और साम्राज्य में शांति स्थापित की। यानी अपने राज्याभिषेक के सेशन के कुछ ही वर्षों में सुल्तान ने पूरे क्षेत्र में आतंक के बल पर शासन स्थापित किया, विद्रोहियों का दमन किया, शांति व्यवस्था स्थापित की। और इस आतंक के कारण ही इसकी जो यह नीति थी, इसके कारण जो है इतिहासकारों के कुछ तत्व, इतिहासकारों के एक वर्ग ने इसे बलवन की रक्त और लौह की नीति यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी या बलवन के नाम से लोगों ने इसको संबोधित किया है। यही नहीं, हमें देखते हैं कि विद्रोहियों में एक तत्व था तुगरिल खां, जो ही वाज द स्लेव ऑफ बलवन। एंड फर्स्ट टाइम तुगरिल खां जो है विद्रोह किया। तुगरिल खां ने विद्रोह किया और उसने सुल्तान तुगरिल मुगिशुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। Tugril Khan was the slave of Balwan, who assumed the title of Sultan Mugishuddin and और उसने जो है जो है अपने नाम के सिक्के जारी किए, छत्र धारण किए, है ना, मुद्रा का प्रचलन किया, और बंगाल एक प्रकार से बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया। ऐसी स्थिति में जब बलवन को पता चला तो बलवन ने सबसे पहले अवध के इक्तादार, जिसका हमने जिक्र किया था, अमीन खां को इसके विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, है ना। अमीन खां वाज द गवर्नर ऑफ अवध, जिसे कि तुगरिल खां के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बलवन ने अमीन खां को भेजा था। लेकिन अमीन खां जैसा हमने जिक्र किया था was defeated by Tugril Khan. Then Amin Khan came with his army to capital Delhi, और जब वह दिल्ली पहुंचता है अपनी सेना के साथ तो बलवन जो है इससे नाराज होता है और वह उसको जो है डेथ का पनिशमेंट देता है। और इसके बाद से बलवन ने खुद देखा कि जब वहां पर स्थिति खराब हो रही है तो वह खुद जो है बंगाल के खिलाफ जो है तुगरिल खां के खिलाफ अभियान के लिए निकल पड़ा, और उसके सैनिकों ने तुगरिल खां की, अमीन खां जिसमें जिसमें अली खां प्रसिद्ध था,
उसने जो है तुगरिल खां को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। इस कारण से बलवन जो है उसको तुगरिल कुश की उपाधि भी प्रदान करता है, यानी तुगरिल खां की हत्या करने वाला की उपाधि जो है अली खां को बलवन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यही नहीं, जब बलवन इसकी हत्या हो गई तो बलवन जो है बंगाल की राजधानी जो है लखनौती पहुंचता है और बुगरा खां को वह बंगाल का, अपने पुत्र बुगरा खां को वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त करता है। और बर्नी जैसा कि लिखता है कि सुनार लखनौती जब वह पहुंचता है तो उसने जो है राजधानी लखनौती में जो है दो मिल मतलब किलोमीटर होता था, किलोमीटर से अधिक लंबी जो है तख्त लगवाए और उस तख्त पर जो है मुकद्दम जो है बुगरा खां के जितने भी बुगरा खां कह रहे हैं, तुगरिल खां के जितने भी संबंधी थे, रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, उन सब को उन तख्त पे जो है जिंदा उसने जो है किल से चिनवा दिया। यह विभत्स दृश्य देखकर कई लोग वहां पर मूर्छित हो गए। इस सीन को जो है बुगरा खां अपने पुत्र को दिखाते हुए यह संबोधित किया, अगर तुमने भी हमारे खिलाफ या थ्रोन के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करी तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। यानी कि हत्या करने में या दंड देने में वह अपने पुत्र को भी नहीं बख्शता था। तो यह एक प्रकार का संकेत था कि वह कितना निर्बल था और जो है कितना कठोर था, जिसके कारण जो है बलवन को रक्त और लौह की नीति में विश्वास करने वाले के नाम से संज्ञा की दृष्टि से विभूषित किया गया है। तो यह आपका रक्त और लौह की नीति के अंतर्गत इतना हिस्सा आएगा जिसमें 4 समस्याग्रस्त क्षेत्र थे और ये बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था और बंगाल विजय जो बलवन का था, यह हिस्सा आपका आएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बलवन की एक इसी अचीवमेंट के ही अंतर्गत एक पार्ट है, लेकिन कभी कभी अलग से प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसा मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी, उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत नीति है या बलवन की मंगोल नीति है, उसके बारे में लिखने के लिए तो उत्तरी पश्चिमी सीमा से हम लोग देखते हैं कि ये चूंकि चारों तरफ से समुद्र से नहीं घिरा हुआ था, एक पहाड़ी एरिया था जहां से रास्ते, भौगोलिक कहाँ का जो कंडीशन था वह पर्वतीय था, यहाँ से ही सारे आक्रमण हुआ करते थे। बलवन इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता था और इल्तुतमिश के समय में भी हम लोगों ने देखा, रजिया के समय में भी, कि मंगोलों ने आक्रमण करने की लगातार कोशिश की, लेकिन डिप्लोमेटिक पॉलिसी के कारण जो है उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। बलवन भी इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना चाहता था, क्योंकि वहां पर मंगोल आक्रमणकारियों का लगातार भय जो है बना रहता था। इसलिए मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सबसे पहले बलवन क्या करता है कि वह लाहौर पहुंचता है और वहां की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए लाहौर फोर्ट का, लाहौर के दुर्ग का रिकंस्ट्रक्शन कराता है और उसके बाद से वहां पर मंगोलों द्वारा जो नष्ट कर दिए गए थे विलेज, गांव, उनको जो है पुनः वहां पर बसाने का आदेश देता है। जो सीमा पर जो सैनिक थे उनको जो है सैनिकों की टुकड़ी नियुक्त करता है। यानी कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की सीमाओं की सुरक्षा का ध्यान बलवन रखता है। वहां पर सीमा बल जिसको कहते हैं, सुरक्षा बल, उसकी तैनाती करता है। लाहौर जो महत्वपूर्ण फोर्ट था उसका रिकंस्ट्रक्शन कराता है। यही नहीं, शेर खां जो उसका जो है कजिन ब्रदर था, उसकी वहां पर नियुक्ति करता है एज ए कमांडर। लेकिन बाद में जो है हम देखते हैं कि शेर खां की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद से उसने अपने 2 पुत्र जो थे आपकी शाहजादा मोहम्मद और जो बुगरा खां थे, उनकी वहां पर नियुक्ति करता है और इसको 2 हिस्सों में बांटता है। एक तो आपका मुल्तान, सिंध और लाहौर का क्षेत्र जो शाहजादा मोहम्मद को प्रदान किया था,
दूसरा जो है आपका सुमन समाना और उच्च का क्षेत्र जो अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां को प्रदान किया था, लेकिन बाद में बुगरा खां की नियुक्ति, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, बंगाल के गवर्नर के रूप में जब हो जाती है, तो पूरा जो है सुमन समाना और उच्च का भी एरिया उसने अपने पुत्र शाहजादा मोहम्मद को प्रदान कर दिया था। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि 1286 में 1286 में तैमूर ने जब आक्रमण किया तो शाहजादा मोहम्मद ने उसकी मुकाबला किया। हालांकि तैमूर किसी क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन इस आक्रमण में जो है शाहजादा मोहम्मद की डेथ हो गई, जो बहुत ज्यादा योग्य था। और इसका हमने जिक्र किया था कि वह अपने दैनिक कार्य यहाँ तक कि उसके पुत्र की डेथ होने के बाद भी वह नियमित रूप से करता रहा था। तो यहाँ पर बलवन टूट गया एक तरीके से, और उसकी 1 साल के बाद ही, 2 साल के बाद ही उसकी डेथ हो गई। हालांकि मंगोल किसी उसके काल में किसी उत्तरी पश्चिमी सीमांत एरिया के किसी क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके थे, लेकिन मंगोलों के अटैक को वह दूर करने में, जो शक्ति को कम करने में बलवन भले नहीं सफल हुआ, लेकिन मंगोलों के इस क्षेत्र में किसी प्रकार की पराजय को भी प्राप्त करने में वह कह सकते हैं कि मंगोल सफल नहीं हुए। और दिल्ली का कोई भी हिस्सा, जो साम्राज्य का कोई भी हिस्सा, मंगोल उसके काल में अधिकार करने में सफल नहीं हुए। तो ये आपका बलवन की मंगोल पॉलिसी थी। अब जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि बलवन के शासन को असेसमेंट करते हैं, तो ये पाते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु डिस्क्राइब्ड द थियरी ऑफ किंगशिप। उसने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया। उसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, उसने सेना में सुधार किए, गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। इसके अलावा जो है साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि आप जो है यही नहीं, ये भी हम लोग देखते हैं कि उसने जो है मंगोल आक्रमण से भी दिल्ली की सुरक्षा करी। जो 4 समस्याग्रस्त क्षेत्र थे, उस क्षेत्र का भी वहां पर उसने शांति व्यवस्था स्थापित करके जो है साम्राज्य में शांति स्थापित की। आतंकियों, विद्रोहियों का उसने दमन किया। उसने प्रजा के साथ न्याय भी किया, प्रजा का कल्याण भी किया। जनता की कल्याण के लिए या प्राकृतिक आपदा के आने पर हम लोग देखते हैं कि उसने 50% रिजर्व रखता था ताकि अनाज का वितरण किया जा सके। तो यह पब्लिक वेलफेयर की उसकी जो सोच थी, इस कारण ही वो जब उसकी डेथ होती है तो ये हम लोग देखते हैं कि लिखते हैं, बर्नी जैसा कि लिखता है कि बलवन की मृत्यु से दुखी होकर मलिकों और जो है अधिकारियों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले। दारुल अमन के कब्रिस्तान की ओर ले जाते हुए उसके शव को उन्होंने अपने सिर पर धूल फेंकी, है ना। 40 दिन, 40वां जिसको बोलते हैं, उसकी मृत्यु का शोक मनाया और वे जमीन पर सोए। अनेक व्यक्तियों ने, इस नगर के अनेक व्यक्तियों ने सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए भोजन को वितरित किया। यह संकेत करता है कि बलवन एक जरूर निष्ठुर था, निरंकुश था, कठोर था, लेकिन प्रजा के कल्याण में निरंतर वह कार्य करता रहता था। यही परिणाम था कि बलवन द्वारा स्थापित व्यवस्था के कारण ही खलजी वंश की उपलब्धियां संभव हो सकी थी। हालांकि उसका एक निगेटिव जो कार्य था वह यही था कि उसने तुर्कान चहलगानी का जो अंत कर दिया, उसमें बहुत से योग्य तुर्की अधिकारी भी शामिल थे, जिसका ये परिणाम हुआ कि खलजियों ने बड़ी ही आसानी से तुर्की सत्ता का अंत करने में सफलता प्राप्त की थी। इसके लिए बलवन को निश्चित रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बलवन का यह